नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मौजूद हैं प्रतिमा मिश्रा और टीवी9 भारतवर्ष पर यह स्पेशल कॉन्क्लेव लगातार जारी है, क्योंकि लेबनान और सीरिया में जो कुछ हुआ उसने दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर इस बिल्कुल नए वॉरफेयर का इलाज क्या है। आशंका यह भी है कि अब पूरा मिडिल ईस्ट जंग के दायरे में आ सकता है। जो कुछ लेबनान और सीरिया में हुआ है उसके बाद क्या, अब हम इस पर करेंगे बात। लेबनान पर लगातार दूसरे दिन सीरियल डिवाइस अटैक हुए, लेकिन इस बार का हमला पहले दिन हुए ब्लास्ट से भी भयानक था। पहले दिन सिर्फ पेजर में धमाके हुए, लेकिन दूसरे दिन दर्जन भर से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ब्लास्ट हुए। लेबनान पर हुए ताबड़तोड़ बीप बीप अटैक से पूरे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट साफ नजर आ रही है। जी हां, आशंका है कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग कहीं पूरे मिडिल ईस्ट में न फैल जाए, क्योंकि जंग ईरान वर्सेस इजराइल होती हुई नजर आ रही है। तो क्या ईरान अब खुलकर हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल के खिलाफ युद्ध करेगा? तमाम मुद्दों पर बात होगी। लेबनान का ताजा हाल बताएंगे। पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लेबनान पेजर अटैक में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हंगरी की पेजर कंपनी को इजराइल ने बनाया था। हंगरी की कंपनी ने लेबनान में पेजर सप्लाई किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हंगरी की कंपनी को लेकर यह बड़ा खुलासा किया। तो हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, ये क्या नया खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से हो रहा है? इसके बाद कई तरह के सवाल उठेंगे। देखिए, बिल्कुल हिजबुल्लाह जिस पेजर्स का इस्तेमाल करता था AR-924, वो पेजर्स पहले कहा जा रहा था कि ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने बनाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने थर्ड वेंडर से बनाए हैं जो हंगरी में मौजूद है। और उसके बाद अब उस कंपनी के बारे में जो जानकारी वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से दी गई है, बताया जा रहा है कि इसकी स्थापना इजराइल ने ही की थी। तो निश्चित तौर पर एक तरीके का आप देखिए कि जो जिस कंपनी की स्थापना इजराइल ने ही की हो, वहीं पर इनके अंदर कुछ इम्प्लांट किया हो, ऐसे सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि करीबन 3 से 4 हजार ऐसे पेजर्स की डिमांड रखी थी खासतौर पर हिजबुल्लाह ने, और यही पेजर्स इसी कंपनी से बनकर हिजबुल्लाह तक पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल का एंगल कैसे जुड़ रहा है, इजराइल लगातार कैसे इसके अंदर मालफंक्शन कर सकता है, या फिर इसको कैसे इसमें इसके मैनिपुलेशंस कर सकता है, इसको लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, तो क्या इजराइल के इशारे पर बुडापेस्ट में कोई खेल हुआ? यह सवाल भी है अहम, और इसका जवाब भी तलाशने की होगी कोशिश। लेकिन एक और बड़ी खबर है, आईडीएफ के डिवाइस अटैक में निशाने पर हिजबुल्लाह का राडवान फोर्स। वॉकी टॉकी अटैक में हिजबुल्लाह के राडवान फोर्स को नुकसान हुआ है। वॉकी टॉकी अटैक में इस फोर्स के कई कमांडोज घायल हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने कमांडोज को अलर्ट रहने को कहा है। ये हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाकर किया गया बहुत बड़ा हमला है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, निशाने पर कौन था, टारगेट पर कौन था, ये अब बहुत हद तक क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, आईडीएफ की जो जानकारी है उसके मुताबिक कल के हमले में सबसे अधिक नुकसान हिजबुल्लाह की जो सबसे एलीट फोर्स कही जाती है राडवान यूनिट को पहुंचा। और राडवान यूनिट एक सुपर कमांडो की भूमिका में हिजबुल्लाह के लिए काम करते हैं, और पिछले कुछ महीनों से लगातार जो इजराइल पर अटैक हो रहे थे उसमें एक बड़ी भूमिका थी। और वो तमाम जो कमांडो थे उसके पास इस तरह के वॉकी टॉकी होते थे, और उन वॉकी टॉकी के जरिए वो अपने दूसरों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, अपने कमांडो के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिए जा रहे हैं। और अब इन्हीं वॉकी टॉकी में विस्फोट हुआ है, और इसकी वजह से आलम यह है कि अब जो कमांडो यूनिट है राडवान यूनिट, उसके बहुत सारे कमांडो मारे गए हैं। वो इसलिए क्योंकि सब ने अपने अपने, और जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस तस्वीर में भी अगर आप देखिए तो राडवान यूनिट के कमांडो के पास इस तरह के वॉकी टॉकी हैं, और उस वॉकी टॉकी में जब विस्फोट हुआ तो वो घायल हुआ है। और इसलिए इजराइल में ये असेसमेंट किया जा रहा है कि राडवान यूनिट को कितना नुकसान पहुंचा है। अगर यह है, क्योंकि जो राडवान यूनिट के पास वॉकी टॉकी है वो एक जापानी कंपनी का बनाया हुआ है। तो अब तक हमने देखा ताइवान का एंगल, हमने देखा हंगरी का एंगल, अब देख रहे हैं कि जापान की बनी कंपनी का। इसका मतलब है कि यह मामला जितना हम और आप सोच रहे हैं उससे बहुत आगे है। तमाम टेक्नोलॉजी से संबंधित डिवाइस इस वक्त एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, और इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। और ये जो ताज़ा हमले उसके बाद मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। आगे बढ़ने से पहले आपको लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हुए धमाके की 5 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जो दूसरे दिन यानी कि 18 सितंबर की बताई जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना
जोरदार ये धमाका था जो कि अलग अलग गैजेट्स में हुआ था। पहले दिन पेजर ब्लास्ट हुए, उसके बाद वॉकी टॉकी, लैपटॉप, अलग अलग डिवाइसेस में इसी तरीके से ब्लास्ट हुए, जिसकी तस्वीरें सामने आई। और आइए अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। किस तरह से एक कार धू धू कर जलती हुई आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है, ये देखिए। और आशंका ये जताई जा रही है कि कार में जो बैटरी होती है उसमें धमाके को अंजाम दिया गया और उसके बाद कार की हालत क्या हो गई है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपके सामने हम एक और तस्वीर रखने जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से धमाका हुआ है, और ये तीसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोपहिया वाहन है, स्कूटी बताया जा रहा है, जो धू धू कर जल रहा है। किस तरीके से इसमें भी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही हैं। और आइए अब चौथी तस्वीर पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए किस तरह से एक इमारत में ब्लास्ट हुआ है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में विस्फोट हुआ है या नहीं, लेकिन तस्वीरों में आप देखेंगे और लेबनान के हर इलाके से तकरीबन इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं भी ब्लास्ट हो जा रहा है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं, अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। और अब लेबनान पर हमले के दूसरे दिन की एक और तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, रेस्टोरेंट में मोबाइल में ब्लास्ट हुआ, हर कोई यहाँ हैरान रह गया। एक दिन पहले यहाँ पेजर ब्लास्ट से सनसनी मच गई थी और उसके बाद अब तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर मोबाइल भी ब्लास्ट हुए। और पूरे मिडिल ईस्ट में जंग भड़कने की आशंका तेज होती हुई नजर आ रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी धमकी इस बीच दे दी है, हमले का बदला लेकर रहेंगे, ये हिजबुल्लाह की ओर से साफ कर दिया गया है। तो एक एक कर हो रहे धमाकों के बाद हिजबुल्लाह ने ये बड़ी चेतावनी दी है। और आइए आपको बताते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में कैसे जंग आगे बढ़ सकती है, पूरा मिडिल ईस्ट कैसे जंग के दायरे में आ सकता है। मिडिल ईस्ट में शुरू होगा क्या महायुद्ध? जी हां, आसार तो यही नजर आ रहे हैं। लेबनान में सीरियल डिवाइस अटैक से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी है बहुत बड़ी धमकी, तय वक्त पर इजराइल से हिसाब बराबर किया जाएगा, ये चेतावनी जारी की है हिजबुल्लाह ने। युद्ध में हिजबुल्लाह के फुल सपोर्ट में ईरान भी खड़ा नजर आ रहा है। ईरान का ही प्रॉक्सी तो है हिजबुल्लाह, तो क्या ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर हमला करेंगे, ये भी एक आशंका है। और सवाल यह है कि क्या कई देशों में इसके बाद जंग भड़केगी, ये इसलिए क्योंकि हमास इजराइल में जंग पहले से जारी है। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह भी उतर आया है, हिजबुल्लाह करता है इजराइल पर हमला। हमास के समर्थन में हूती विद्रोही भी समय समय पर नजर आए हैं, हूती विद्रोहियों ने भी कई हमले इससे पहले किए हैं। सीरिया भी हमास के समर्थन में है। जी हाँ, खास बात देखिए क्या है, इजराइल के विरोधी गुटों का कंट्रोल जो है वो ईरान के पास है। यानी कुल मिलाकर ईरान के जो तमाम प्रॉक्सी हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, ये तीनों इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल तो बने ही हुए हैं। और ऐसे में सबसे पहला शक जो है अशमिंदर बहल साहब, भले ही इजराइल ना माने कि उसने इन हमलों को अंजाम दिया, इस साजिश के पीछे इजराइल का हाथ था, लेकिन शक तो इजराइल पर जा ही रहा है। लेकिन यह मुमकिन कैसे हुआ, ये कैसे कर दिखाया इजराइल ने? इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और सबसे पहले चीजें, चाहे वो सप्लाई चेन का इस्तेमाल करते हुए अटैक हुआ हंगरी से या कहीं से भी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पे जो इन्होंने वर्क किया है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर से ट्रिगर किया गया हो ताकि टेम्परेचर बढ़ जाए और वो एक्सप्लोड कर जाए लिथियम बैटरीज। जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि ये मोसाद और जो उनकी दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी है शिन बेट, ये ही करती आई है। पहले भी 2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहां पे उन्होंने ये किया है, चाहे वो पेरिस चीफ थे जो पीएलओ के, या फिर जो दूसरे थे यासार थे, उनके ऊपर जब अटैक हुआ था 1996 में,
तो वो भी ऐसे ही टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल किया गया था जब उनके फोन को रिप्लेस कर दिया गया। तो अब यहां पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बड़ी अहम चीज है ये, और वो ये है कि ये सोची समझी स्ट्रैटेजी नेतन्याहू की है, जिसे कहते हैं प्रोवोकेटिव स्ट्रैटेजी, यानी कि दूसरे को उकसाओ ताकि वो रिएक्ट करे, और रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हुए आप अपना ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर दें। तो जो स्ट्रैटेजी वो अपना रहे हैं, चाहे वो उन्होंने अटैक किया था ईरान के अंदर, या फिर जो अटैक अभी किया है इन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर, जो इन्होंने यूज किया है ये वाली टेक्निक, तो इसको उकसाने की टेक्निक है। और इससे क्या नुकसान है, वो कम्युनिकेशन तो तोड़ रहे हैं, मोराल भी डाउन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अरब के कई देश हैं जो आज वो हो गए हैं हिजबुल्लाह के साथ। और दूसरी बात है, 1000 से ऊपर ट्रेंड फाइटर्स को भेजेंगे हुती यहां पर। तो अब ये स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ रहा है, और वो चाहते हैं कि जो ग्राउंड ऑफेंसिव किया जाए इसके अंदर लेबनान के अंदर, उसको उनकी मान्यता मिल जाए, ऐसे ही जैसे वो अमेरिका को खींच के लाए ईरान के सामने। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर भी हमें मिल रही है, सीरियल ब्लास्ट से एक बार फिर से दहल उठा है लेबनान। 7 घरों के उपकरणों में विस्फोट की खबर सामने आ रही है। दुकान में रेडियो सेट, मोबाइल में धमाके की डिटेल्स मिल रही हैं। 15 गाड़ियों की बैटरी में ब्लास्ट के बाद आग लग गई है। बायोमेट्रिक्स डिवाइस पे भी ब्लास्ट की सूचना मिल रही है। और इन हमलों में हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान हुआ है। डिवाइस ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के 5 कमांडर्स की मौत की खबर आ रही है। 2 दिन में हिजबुल्लाह के 12 सदस्यों की मौत हुई है, लड़ाकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। यानी कुल मिलाकर हिजबुल्लाह की फौज में हड़कंप मचा हुआ है, कोहराम बरपा है इन धमाकों के बाद। तो अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा, क्या करेगा ईरान। तो बता दें आपको, इजराइल के खिलाफ सीधा जंग में कूदेगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सामने है। हमास को पहले से ज्यादा सपोर्ट करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। हिजबुल्लाह से इजराइल पर ज्यादा हमले कराएगा, ये भी माना जा रहा है। हमले के लिए हूती विद्रोहियों को और ज्यादा उकसाएगा। जी हां, दूसरे देशों और संगठनों को अपने पाले में लाने की भी कोशिश हो सकती है ईरान की तरफ से। मिडिल ईस्ट में इजराइल को नए फ्रंट पर फंसाने की कोशिश भी हो सकती है। अब ईरान वर्सेस इजराइल की डायरेक्ट जंग के भी आसार हैं क्या, यह भी एक अहम सवाल। और इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद है। संजय सोई सर, क्या लग रहा है आपको, ईरान का अगला कदम क्या होगा? हिजबुल्लाह की तरफ से तो सीधी चेतावनी पहले ही दे दी गई। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से हमला हुआ है वाकई में एक बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन है हिजबुल्लाह के लिए, कि किस प्रकार से उनके अपने देश में उनके लड़ाके मारे गए या घायल हो गए, और बहुत बड़ा खौफ पैदा हो गया पूरे देश के अंदर। और हिजबुल्लाह के रैंक्स और फाइल में भी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने में वो डर रहे होंगे कि ये बम तो नहीं है इसमें, क्योंकि अलग अलग चीज़ों में इन्होंने बम्बार्डमेंट किया। अब जो ईरान वाली बात है, ये पहले तो हिजबुल्लाह ने वार्निंग दी कुछ करेंगे ज़रूर, अभी वार्निंग दी है, क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, क्योंकि तो आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो गए। लड़ाई में कोऑर्डिनेटेड लड़ाई होती है, आर्टिलरी, गन्स, मिसाइल, रॉकेट, टैंक सब मिलकर कुछ ना कुछ करते हैं। ये तो इंडिपेंडेंट लड़ाई हो जाएगी। अब तो उन्होंने कहा राइडर का इस्तेमाल करो, पर्चियों का इस्तेमाल करो। दूसरी बात, ईरान डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ने में सक्षम है, अभी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये फिर वो नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ अभी दुनिया के लिए जो खतरा है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, साइबर फिजिकल अटैक जो किया गया मोबाइल में अलग जगह, क्या इसका इस्तेमाल नॉन स्टेट एक्टर्स कर सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पर जहां पर भी अमेरिकन या जूस हों, उनके खिलाफ इस तरह का कार्रवाई की जा सकती है। ये वाकई में बहुत बड़ा सचेत रहने वाली बात है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो आईडी भी कहते हैं, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो है, जहाँ पर एक बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है बॉम्ब के तौर पर, जहाँ भी कहीं बैटरी है उसके साथ छोटा सा एक्सप्लोसिव लगा के बैटरी को ब्लास्ट किया जाए, जिससे इतना बड़ा डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता मुझे ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा ईरान कोशिश करेगा, और वो कितना सफल होते हैं और कहाँ कर पाते हैं, ये देखना पड़ेगा। समीर, हिजबुल्लाह के रेडियो सेट्स में हो रहे हैं धमाके। एक और बड़ी खबर आपके सामने, लैपटॉप, वॉकी टॉकी, कार, रेडियो में भी धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी उपकरणों में, डिवाइसेस में धमाकों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बेरूत की कुछ और तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, हिजबुल्लाह की अपने लड़ाकों से अपील, अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करें, ये हिजबुल्लाह की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। लेबनान के विदेश मंत्री ने भी लोगों से सावधान रहने की अपील की है। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ऐसे हमले युद्ध के संकेत हैं, यानी आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होते हुए देखकर ये चेतावनी दे दी गई। तो देखिए, लेबनान और सीरिया में पेजर और वॉकी टॉकी, लैपटॉप और सोलर डिवाइसेस में अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि डिवाइस अटैक के बाद अब हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होगा, वो क्या करेगा, इस पर अभी पूरी दुनिया की नजरें हैं। लेबनान के फ्रंट पर यह अहम है कि हिजबुल्लाह अब और ज्यादा अग्रेसिव नजर आएगा और ज्यादा आक्रामक होगा। वहीं यमन के फ्रंट की बात करें तो हिजबुल्लाह को हमास और हूती मदद करेंगे, यह भी बिल्कुल तय माना जा रहा है। सीरिया के फ्रंट पर आईसिस लड़ाके लेबनान भेज सकता है, यह भी जानकारियां सामने आ रही हैं, यानी सीरिया का भी इन्वॉल्वमेंट आने वाले वक्त में बढ़ेगा। ईरान का जहां तक सवाल है, मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश इजराइल के खिलाफ ईरान से मुमकिन है। गाजा की फ्रंट की बात करें तो हमास नए सिरे से खुद को संगठित करेगा, ऐसा माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस के कितने फ्रंट खुल सकते हैं, उसकी डिटेल आपके सामने हम रखी। मिडिल ईस्ट में तनाव है, कौन किसके साथ है ये समझना भी जरूरी हो जाता है। तो बात करें अगर हम ईरान की, तो आपके लिए समझना जरूरी है कि ईरान के साथ फिलिस्तीन, लेबनान, यमन, सीरिया और कतर नजर आ रहे हैं। वहीं इजराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोप के कई देश उसके समर्थन में नजर आ रहे हैं। कुछ और देशों की बात करें तो ईरान के समर्थन में तुर्की, ओमान, रूस और चीन भी है। तो वहीं इजराइल के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया भी। बिल्कुल, और कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, कुछ समझ पा रहे हैं आप कौन किसके साथ है? इसकी डिटेल तो हमने अपने दर्शकों को दी, लेकिन यहां पर ताइवान और हंगरी का ये कौन सा कनेक्शन है जो कि इजराइल के फेवर में गया, इजराइल ने जिसका इस्तेमाल किया और लेबनान को, हिजबुल्लाह को इतना बड़ा जख्म दे दिया? कर्नल शुक्ला। सॉरी, आई कुडंट हियर, प्लीज। कर्नल शुक्ला, सवाल यह था कि हंगरी का जो जिक्र आया है, क्योंकि ये सब कुछ जो है हुआ तो हंगरी में ही, बुडापेस्ट में सारी जो कवायद थी वो अंजाम दी गई, जिसका नतीजा लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भुगता। ये कौन सा कनेक्शन है? ऑर्डर जाता है ताइवान की कंपनी को, ताइवान और हंगरी का ये कौन सा कनेक्शन है? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से अटैक हुए हैं, अभी आपने देखा है कि एक तरफ वॉकी टॉकी फट रहे हैं, एक तरफ पेजर फट रहे हैं, दूसरी तरफ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि किसी गाड़ी में भी एक्सप्लोजन हुआ है, कहीं पे आपने बताया कि लैपटॉप में भी धमाके की खबरें आई हैं। तो इस तरह से ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप ये बात ना माने कि किसी भी तरह से सैबोटाज करके उसके अंदर किसी तरह का एक्सप्लोजिव डालने की कोशिश की है। ये एक्सप्लोजिव का मामला नज़र नहीं आता है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को अगर आप बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में ट्रांसफर करने में कामयाब हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पेजर की बात करें तो 142 फ्रीक्वेंसी पे, जिसको हम अगर हम उसको लो फ्रीक्वेंसी को हम कैरियर फ्रीक्वेंसी बना देते हैं और कैरियर फ्रीक्वेंसी बना के उसके ऊपर एक छोटा सा पल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का मतलब ये होता है कि 50 से 60 हर्ट्ज की जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रैप करके उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पर्टिकुलर डिवाइस में, फॉर एग्जांपल पेजर के अंदर। तो वो अंदर जाके इतनी ज़्यादा गर्मी बना देगा, इतना ज़्यादा गर्मी बना देगा कि वो जो बैटरी है वो अपने आप में ही एक एक्सप्लोजिव का काम करेगी। इसी तरह की कई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हुए अलग अलग डिवाइस को वो लोग टारगेट करने में कामयाब रहे हैं। अगर आप देखें कि लैपटॉप की फ्रीक्वेंसी अलग है, वहाँ पे वाईफाई फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, लेकिन अगर हम वॉकी टॉकी पे जाएं तो वो 142 से लेके 462 से लेके 472 की फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ करते हैं। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर किसी तरह की कोई एक्सप्लोजिव प्लांट नहीं किए गए हैं, इसका कोई ऐसा एक्सटर्नल इम्प्लांटेशन नहीं किया गया। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते करते इन्होंने इसको एक्सप्लोर करने में कामयाबी पाई है और बिल्कुल नए तरीके के वॉरफेयर की शुरुआत कर दी गई। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बेरूत में 4 हिजबुल्लाह लड़ाकों के सुपुर्दे खाक में धमाकों की खबर है। सांसद अली अम्मार के बेटे के फ्यूनरल में भी धमाका हुआ है। बेरूत के शमशान में धमाकों के बाद भगदड़ मच गई। लड़ाकों के जनाजे में शामिल हुई थी हजारों की भीड़। ये तस्वीरें आप देखिए। धमाकों के बाद घटनास्थल पर दर्जनों एम्बुलेंस पहुंची।
तो उधर लेबनान अटैक के बाद ईरान पर अमेरिका की नजर है। ईरान को अमेरिका ने वार्निंग भी जारी कर दी है। मिडिल ईस्ट में क्या नई जंग होगी, ईरान को यूएस की नसीहत क्या है, ये जान लीजिए। मैथ्यू मिलर जो कि प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के अमेरिका के, उनकी ओर से कहा गया है कि लेबनान अटैक में अमेरिका शामिल नहीं है, यानी सीधे तौर पर अपने इन्वॉल्वमेंट को से पल्ला झाड़ा है। घटना की पहले से कोई जानकारी नहीं थी, ये बात अमेरिका की तरफ से साफ की गई है। अटैक पर अमेरिका को जानकारी जो जरूरत है उसकी वो इकट्ठा कर रहा है। लेबनान अटैक का ईरान फायदा न उठाए। जी हाँ, अमेरिका का ये रुख बड़ा अहम है। अस्थिरता पैदा करने की कोशिश ना की जाए, ये कह रहा है अमेरिका ऐसे वक्त में जब तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका को पहले से ही जानकारी थी कि ऐसा होने वाला है। तनाव बढ़ाने की कोशिश ना करे ईरान को चेतावनी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से। कुल मिलाकर अमेरिका का जो रोल है वो क्या है, इसे लेकर मनीष क्या अपडेट आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका के रुख को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इजराइल जो करने वाला है उसकी जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी गई थी। अमेरिका की तरफ से फौरन इन हमलों के बाद, इन ब्लास्ट के बाद स्टेटमेंट का आना कि हमारा कोई रोल नहीं है, ये क्या बता रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गाजा के मामले में भले ही थोड़ा बहुत इजराइल और अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद रहा हो, लेकिन लेबनान के मामले में और ईरान के मामले में अमेरिका और इजराइल दोनों एक मत है, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका और इजराइल का कॉपरेशन है ही। और इस पूरे वॉर में भले ही अमेरिका की तरफ से ये आधिकारिक तौर पर कहा गया कि हमें हाथ नहीं है, तो दरअसल एक तरह की क्रेडिट देने की कोशिश की गई है कि इजराइल कैपेबल है। इजराइल ने खुद ये करके दिखाया, क्योंकि देखिए इजराइल की ये जो टेक्निकल सुपरमेसी है यही अभी काम आने वाली है इजराइल के सर्वाइवल के लिए, कि मिडिल ईस्ट के भीतर एक बार फिर से इजराइल की सुपरमेसी साबित हो जाए कि देखिए इजराइल में ये कुव्वत है। अगर आप इजराइल से पंगा लोगे तो इजराइल ऐसा कर सकता है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल के दुश्मनों को जो ये लग रहा था कि अब हम इजराइल का सफाया कर सकते हैं, उन सबको इस हमले ने दरअसल ये मैसेज दे दिया है कि इजराइल को आप कम करके मत आको। इजराइल की टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि वो घर बैठे ही आपके घर में रखे हुए मोबाइल को, टीवी को, लैपटॉप को हथियार बनाकर वहां विस्फोट करा देगा। अब आप सोचिए, इस टेक्नोलॉजी के जरिए ये केवल हिजबुल्लाह पर नहीं, इजराइल अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी रखने वाला देश अपने दुश्मन देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किसी पर भी अटैक कर सकता है। तो इसका मामला यहां तक जाता है, जैसे कर्नल शुक्ला भी बता रहे थे, यहां आपको बाहर से एक्सप्लोसिव रखने की जरूरत नहीं है। जो जिस आदमी को टारगेट करना है उसके डिवाइस में आपको फ्रीक्वेंसी से ऐसा कुछ करना है कि वह उसका डिवाइस ही बम बन जाए, वही मिसाइल बन जाए, और उसके बाद जो कुछ होगा वो पूरी दुनिया देख रही है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान अटैक पर यूएन का बड़ा बयान। पेजर हमले से लेबनान युद्ध भड़कने की आशंका, तनावपूर्ण माहौल को सामान्य बनाना जरूरी है, ये भी यूएन की तरफ से कहा गया है। और वहीं पेजर अटैक पर यूएनएससी में होगी चर्चा। लेबनान में यूएनएससी में चर्चा की मांग की थी और अब यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर चर्चा होगी। तो अगर जंग पूरे मिडिल ईस्ट में भड़कती है तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा। ये आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस कहां पर मौजूद है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बेस की अगर बात करें तो कुल 40,000 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। सऊदी अरब की बात करें तो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूदगी है अमेरिका की। इसके अलावा अल धफ्रा एयरबेस यूएई का, वहां पर भी मौजूदगी। जी हाँ, ये तमाम अमेरिकी बेसेस कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर यूएस की मौजूदगी है। कतर में अल उदीद एयरबेस पर यूएस का पूरा बेस है। इसके अलावा ओमान में आप देखिए थुमरेट एयरबेस जो है वहां पर यूएस की मौजूदगी है। तो मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में किस तरह से यूएस ने अपने बेस बनाए हुए हैं। बहरीन के बारे में अहम जानकारी, 9,000 अमेरिकी सैनिक बहरीन में यूएस के बेस पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट देशों में यूएस बेस को लेकर तो डिटेल हम दे रहे थे, लेकिन सुमित, जिस तरीके के हालात इस वक्त इस पूरे रीजन में बने हुए हैं, आने वाले दिनों में क्या होता हुआ आप देख रहे हैं, हालात क्या बद से बदतर होंगे?
देखिए एक बात तो जरूर है कि लेबनान या खासतौर पर हिजबुल्लाह के पास अब कुछ करने के लिए बचा नहीं है। उनके पास अगर एक पावर है तो वो है मिसाइल पावर या फिर उनके जो कमांडर्स है, और वो लगातार अब ओवर ग्राउंड वर्कर्स वो भेज नहीं सकते हैं। तो एक आखिरी ऑप्शन उनके पास मिसाइल था, लेकिन अब उससे होगा क्या? भले ही आप कह सकते हैं कि और कंसोलिडेशन होगा ईरान का, यमन का, या सीरिया का, इराक का, और यहां तक कि हिजबुल्लाह का, बट वो कंसोलिडेशन कहीं से भी आपको बड़ा हार्म करता हुआ इजराइल की तरफ दिख नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका भी एक तरीके का बड़ा सपोर्ट सिस्टम, अमेरिका हो, फ्रांस हो, यहां तक कि ब्रिटेन हो, ये एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं इजराइल को। तो निश्चित तौर पर इजराइल अपने जितने मिशन या फिर आप कह सकते हैं जितने एजेंडा उसने टारगेट स्टैब्लिश किए हैं उनको अचीव करेगा, और निश्चित तौर पर एक बार फिर इन सभी प्रॉक्सीज को पीछे धकेलने में कामयाब होगा, जो अब तक दिख भी रहा है। और यह जरूर है कि इजराइल इन पर अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, आप मॉडर्नाइजेशन की बात की जाए, तो इन सभी प्रॉक्सियों पे बहुत एडवांस है, बहुत ज्यादा हावी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस कदम को वो सोच नहीं पाते इजराइल उन कदमों को उठा रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है और एग्जीक्यूट कर उनको निष्क्रिय भी कर रहा है, उनको मार भी गिरा रहा है। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक अहम खबर, उत्तरी लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। बॉर्डर की तरफ बढ़ा इजरायली टैंकों का काफिला। इजरायली टैंकों का एक नया वीडियो सामने आया है। लेबनान बॉर्डर पर बड़ी तैयारी इजराइल की तरफ से नजर आ रही है। यहां पर टैंकों का काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। और इस बीच आपको बता दें, इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। पीएम नेतन्याहू को हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन की इजाजत। रक्षा मंत्री गैलेंट भी एक्शन लेने के लिए आजाद है। यह फैसला लिया गया, सिक्योरिटी कैबिनेट ने ऑल आउट वॉर की इजाजत दे दी है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। संजय सवाई साहब, अमेरिका के रोल को लेकर जब हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। अमेरिका की किस तरह की भूमिका इन पूरे अटैक्स के पीछे आपको नजर आ रही है? क्योंकि सीधे सीधे आशंका तो यही जताई जा रही है कि इजराइल ने जो कुछ किया, हालांकि माना तो उसने भी नहीं है, उसके पीछे अमेरिका भी था और अमेरिका को सब कुछ पता था। ये बिल्कुल समीर, ऐसा है कि ये जो बहुत टॉप सीक्रेट ऑपरेशन था जी, तो इसमें हम लोग जो कहते हैं नीड टू नो, यानी कि जिसको बताना उसी को बताना, फालतू किसी को ये खबर नहीं होनी चाहिए। तो हो सकता है अमेरिका के जो टॉप लीडरशिप को इन्होंने इंडिकेशन दिया हुआ था, जैसा बताते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ ऑपरेशंस शायद लोअर लेवल पर अमेरिका से शेयर नहीं किया गया होगा। और दूसरी बात, अमेरिका का जो इस्तेमाल है वो अमेरिका इनको मदद देता रहा है सर्विलियंस में। जिस प्रकार से खबर आ रही थी कि अमेरिका का सर्विलियंस का जहाज वहाँ पर था, जिसने शायद पूरे इनके नेटवर्क को समझा जाना और किस प्रकार से पेजर के नेटवर्क में हैक किया जा सकता है, उस चीज़ में अमेरिका ने ज़रूर मदद की है इनकी, जो खबर आ रही है। दूसरी बात, जो इनको कंपनियां हैं, ताइवान में भी देखिए अमेरिका सपोर्टेड गवर्नमेंट है, वहाँ से अगर ऑर्डर ले रहे हैं, ताइवान के आगे वो बुडापेस्ट में चला गया। जो खबर जैसे आप बता रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, शायद एक जासूसी नॉवल या थ्रिलर मूवी बन सकती है इसके ऊपर, कि वहाँ पर वो कंपनी है ही नहीं, वो इजराइल ने खुद ही बना के वहीं ऑर्डर ले लिया। और सोचिए कि कितने महीने उनको लगे, आराम से बनाया, जो कुछ फिट करना अपने हिसाब से फिट करके फिर सप्लाई कर दिया। तो ये सब बातें देखते हुए जो अमेरिका इस समय में थोड़ा न्यूट्रल इसलिए रहना चाह रहा है कि ताकि डायरेक्ट ब्लेम ना हो, कुछ ना कुछ। आप कह रहे हैं अमेरिका न्यूट्रल रहना चाह रहा है, लेकिन अश्विंदर सर, यहाँ पर तो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन हमलों का ब्लूप्रिंट पेंटागन में ही तैयार हुआ है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, अमेरिका का चुप रहना ही नेतन्याहू को बढ़ावा देता है, इजराइल को बढ़ावा देता है कि वो प्रोवोकेटिव स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सके। और अब जब उन्होंने ये प्रोवोकेटिव स्ट्रैटेजी फॉलो की है, तो हिजबुल्लाह का रिस्पांस अब दो चीजों पे बहुत मैटर करेगा। सबसे पहले, कितनी जल्दी वो अपने कादर को वापस मोटिवेट कर सकते हैं, और दूसरा है कि कैसे अपना कम्युनिकेशन सिस्टम को लेके आ सकते हैं जिसमें ह्यूमन एलिमेंट, लैंडलाइंस और दूसरे तरीके का इस्तेमाल किया जाए, जहां पे मोबाइल्स, पेजेस और जो वॉकी टॉकीज हैं उनका इस्तेमाल ना हो, उसको वापस संगठित किया जाए। उसके बाद जो फाइटर्स हैं उनके, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। और एक चीज मैं बहुत अहम कहना चाहूंगा, अभी तक सुसाइड बॉम्बिंग्स नहीं हुई हैं, और वो इसलिए नहीं हुई है कि इनके पास ऑल्टरनेटिव्स थे, पर अब ऑल्टरनेटिव्स अगर खत्म हो जाएंगे तो सुसाइड बॉम्बिंग्स भी आप शायद तेल अवीव में देखेंगे। बिल्कुल। और अभी तो तरह तरह के ऑल्टरनेटिव जो हैं वो सामने आ रहे हैं, नए तरह का वॉरफेयर जो है वो सामने आया है। अब इससे दुनिया कैसे निपटेगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के